considering the fact. जी आप लोगों को आवाज आ रही? जी सर, आ रही। तो क्लास अभी खत्म होने से पहले या जो रीस्टार्ट होने से पहले हम जिस चीज को देख रहे थे, अंडरस्टैंड कर रहे थे, दैट वाज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर वी वर टॉकिंग अबाउट प्रोसेसिंग और अंडरस्टैंडिंग एंड डिफाइनिंग ऑफ द व्हाट सर्विसेज आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट्स इन द सर्विसेज। ठीक है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक की इसके ऊपर बात की थी और हमने इसको डिजाइन को डिस्कस किया था। लेट्स डाइव मोर इनटू कि जी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है। अच्छा, ये कुछ स्टेप्स हैं, ये बेसिक स्टेप्स हैं, इसके अंदर ज्यादा भी हो सकते हैं, इसमें कम भी हो सकते हैं। ये वो स्टेप्स हैं जो कि मैंने लिखे हैं बिकॉज मुझे लग रहा था कि ये जो है ना एटलीस्ट आपका ओवरऑल जो स्कोप है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का उसको कवर करते हैं। ठीक है, तो हम इनको फर्दर डिटेल में भी देखेंगे। आप लोगों से जो एक्सपेक्टेड है वाइल डिस्कसिंग वो ये है कि हम एक एक स्टेप को बहुत डिटेल से देखेंगे। फॉर एग्जांपल व्हेन आई टॉक अबाउट डेवलप रिक्वायरमेंट्स, तो हम उसके अंदर जो एक्टिविटीज हो रही हैं उन तमाम एक्टिविटीज को बहुत डिटेल से जज आउट करेंगे। और आप लोगों ने ये आइडेंटिफाई करना है कि उस काम को करने में किस तरह का रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है या किस तरह के प्रॉब्लम्स इनकर हो सकते हैं। और उसके बाद जब हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि उनको कवर अप कैसे कर सकते हैं। जिस तरह से हमने पहले किया था उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, सो develop requirements. The first step is to gather, analyze and develop requirement for the concept of operations. ठीक है, इसको कॉनॉप्स भी कहते हैं। Stakeholder needs, objectives and other external requirements. Okay, once requirements are documented they are prioritized, deconflicted and validated with the stakeholder. Okay, पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको इस बात से समझ में क्या आया। रिक्वायरमेंट्स को गैदर आप किस तरह से करना शुरू करेंगे। अभी आप डेवलपमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स की स्पेस के अंदर है, इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट के अंदर आप
रिक्वायरमेंट्स को डेवलप करने का स्टेप पर है, स्टेप नंबर 1 है ये। आप जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप गैदर कर रहे हैं, उनको आप एनालाइज कर रहे हैं और उनको डेवलप कर रहे हैं रिक्वायरमेंट्स। यहाँ रिक्वायरमेंट की डेवलप करने से क्या मुराद है, तो एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग? सर अगर जैसे कोई भी कंपनी हमें कहती है कि हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है, लाइक अगर इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर बनाना है या अकाउंट्स का कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसमें हमने उनका जो है डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट तरीके से मतलब कि अपने वो मेंटेन कर रहे होते हैं, तो वो हमें जो डिटेल देंगे हम उसकी बेसिस पे हम एक अपनी तरफ से स्केच बना कर देंगे कि जी आपकी रिक्वायरमेंट इस किस्म की कुछ आपको चीज चाहिए। तो वो जो हम उनको डॉक्यूमेंट बना के देंगे तो वो एक किस्म की वो वैलिडेट भी हम उनसे करवा रहे होंगे और वो डेवलपमेंट भी होगी। ठीक है। रिक्वायरमेंट्स डेवलप करने से मुराद, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन चाह रहा हूँ आपसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रिक्वायरमेंट्स डेवलप तो हमने नहीं करनी, तो क्लाइंट करके देता है, राइट? यही अंडरस्टैंडिंग हमारी होती है। क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट आती है, तो अगर क्लाइंट की तरफ से कोई चीज आ रही है तो हम उसको डेवलप कैसे कर रहे हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स? सर कोई लेगेसी सिस्टम होगा या उनका कोई प्रोसेस फ्लो होगा, उसकी बेसिस पे जो है हम रिक्वायरमेंट डेवलप करेंगे। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं आपसे कहता हूँ कि यार एक कंपनी है, वहां पर एक सिस्टम चलता है एचआर का, जो अटेंडेंस वगैरह की डिटेल्स अपने पास रिकॉर्ड करता है। मैं आपसे कहता हूँ कि यार रिक्वायरमेंट आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, क्लाइंट हूँ, और मैंने आपसे डिफरेंट रिक्वायरमेंट शेयर की कि यार जो अटेंडेंस मार्क हो रही है वो प्रॉपर रॉक होनी चाहिए, लोगों के रोस्टर बने होने चाहिए। फिर मैंने अगली बात आपसे की कि यार अटेंडेंस रिपोर्ट जो है ना वो डेली बेसिस पे निकलती होनी चाहिए। ठीक है, तो डेली बेसिस पे अटेंडेंस रिपोर्ट निकलनी चाहिए। अब अटेंडेंस रिपोर्ट से मेरे दिमाग में एक डिफरेंट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आती हैं, आपके दिमाग में अटेंडेंस रिपोर्ट से मुख्तलिफ चीजें आ सकती हैं। आप बोलेंगे कि यार मैं जो हूँ एम्प्लॉय का पास्ट ट्रेंड भी दिखाना चाहता हूँ, मैं ये दिखाना चाहता हूँ पूरे महीने में या पूरे हफ्ते में कितना दफा लेट आया, कितना टाइम था। मेरे दिमाग में शायद अटेंडेंस रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट ये होगा यार सिर्फ बता दूं वो सुबह कितने बजे आया और शाम में कितने बजे गया। किसी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं वो कर दूं कि जी सेल वालों एक साथ नजर आ रहे हो, मार्केटिंग वाले एक साथ नजर आ रहे हो। ठीक है, पांचवे की सोच कुछ और हो सकती है, छठे की सोच कुछ और हो सकती है। जो डेवलपमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि आप इन सवालों को लेकर अपने क्लाइंट को अप्रोच करते हैं एंड यू आस्क देम कि जी आपके हिसाब से क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से इसको वी शुड टेक इट फर्दर। ठीक है, और उसके अंदर बेसिकली जो चीजें होती हैं वो ये होती हैं कि आप उन सवालों के साथ चीजों को आप क्लाइंट को थोड़ा सा प्रोजेक्ट करते हैं कि यार अपनी रिक्वायरमेंट्स को फर्दर इलिसिटेट कर लो। इस काम को रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट कहा जाता है, जहां पे आप कस्टमर से उन चीजों को और फर्दर ड्रिल डाउन करवाते हैं। यहाँ पे अगर रिस्क की मैं बात करूं तो डेवलपमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट जो है ना वो बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि आप बहुत सी चीजों को अज्यूम करके चल रहे होते हैं। आपका क्लाइंट या आपका स्टेक होल्डर जो है वो भी बहुत सारी चीजों को अज्यूम करके चल रहा होता है, और उसकी बेसिस पे होता ही है कि जो आउटपुट निकल कर आता है अगर वो वेरीफाई नहीं हुआ है या वेरीफाई कराने के लिए भी आप लेकर जाते हैं उसके पास, तो भी आपकी बहुत सारी चीजें जो हैं उसके अंदर चेंज हो सकती हैं, एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ हो सकती है। मैं अगर आसान लफ्जों में आपसे कहूं कि डेवलपमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट, तो वसीम बदामी को कितने लोग जानते हैं? जी सर जानते हैं। सर सभी जानते हैं। सभी जानते हैं ना। वसीम बदामी के साथ एक लफ्ज बहुत एसोसिएटेड है, वो क्या है? मासूमाना। एग्जैक्टली, मासूमाना सवाल जो है ना वो आपको पूछने पड़ेंगे विद योर क्लाइंट।
बिल्कुल अपने आप को एक स्टूडेंट समझ के उसके साथ बात करना शुरू करें कि अच्छा जी ये होगा तो क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, अच्छा अगर मैं यहाँ पे ये चेंज कर देता हूँ तो फिर क्या सिनेरियो बनेगा। बहुत बेसिक और ऑब्वियस क्वेश्चंस भी पूछें। जितने ज्यादा मासूमाना सवाल होंगे, टेक्निकली स्पीकिंग आपके कॉन्सेप्ट्स और आपका जो आउटपुट होगा वो उतना ज्यादा अलाइंड होगा विद कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस के। ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने बात की कि और ये हम सारी चीजें निकाल कहां से रहे हैं, ये सारी चीजें हम निकाल रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशंस में से। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशंस क्या होते हैं कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को ये बताते हैं, किसी को भी सॉफ्टवेयर जब आप डेवलप करते हैं तो आप ये बात कर रहे होते हैं यार ये सॉफ्टवेयर काम करेगा तो क्या काम करेगा। ठीक है। और वो होता है कि ऑपरेशंस, और आप अभी सॉफ्टवेयर आपने बनाया नहीं होता है तो इसलिए आप उस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं कि वो ऑपरेशंस इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेट किस तरीके से होंगे। तो इट्स कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशंस। कॉन्सेप्ट हमेशा शॉर्ट होता है, प्रिसाइज होता है, उसको एक्सपैंड करना पड़ता है। ठीक है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशंस में से आपने क्या निकाले, रिक्वायरमेंट्स निकाली, उनको गैदर किया, उनको ड्रिल डाउन किया, एनालाइज किया कि यार इसमें क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, अपने मासूमाना सवाल उसमें से निकाले। और उसके बाद आपने वो मासूमाना सवालों की बेसिस के ऊपर क्लाइंट से इंटरेक्शन शुरू किया ताकि आप जो आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को फर्दर रिक्वायरमेंट्स के अंदर डेवलप कर सके। इन सारी चीजों के साथ जो अगली चीज आपके पास आती है दैट्स कॉल्ड स्टेक होल्डर नीड्स। स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जो किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके सॉफ्टवेयर या आपके प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड होते हैं। सो कीपिंग दैट इन माइंड, आपका जो स्टेक होल्डर होता है आप लोगों को आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। ओके। मैं एग्जांपल शेयर कर रहा था कि आप एक किसी ईआरपी पे अगर आप लोग काम कर रहे हैं और वो ईआरपी के ऊपर जो है आपके पास जो यूजर्स हैं वो यूजर्स फाइनेंस डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है, एक अकाउंट्स का बंदा भी हो सकता है, वेयर हाउस में बैठा हुआ एक बंदा इन्वेंट्री को भी देख रहा होगा, वो भी उसी ईआरपी को यूज करेगा। साइमल्टेनियसली आप उस कंपनी के चेयरमैन या सीईओ या प्रेसिडेंट जो है वो भी उस ईआरपी को यूज कर रहे हैं। एक सॉफ्टवेयर से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होगी। फाइनेंस वाला बंदा अपने लिए जो नंबर्स देख रहा होगा उसके लिए शायद डेसिमल प्लेसेस भी बहुत ज्यादा मैटर करें। ऑन द कॉन्ट्ररी जो शख्स बैठा हुआ इन्वेंट्री को देख रहा होगा उसके लिए डिफरेंट कैटेगराइजेशन जो होती है वो मैटर ज्यादा कर रही होंगी। ठीक है। ऑन द सीईओ या प्रेसिडेंट या चेयरमैन लेवल पे कोई बंदा बैठा हुआ उस ईआरपी को यूज कर रहा है तो उसके लिए डैशबोर्ड ज्यादा मैटर करेंगे। ठीक है। अब ये मेरी अजम्पशन है, लेकिन ये अजम्पशंस आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी, वैलिडेट करनी पड़ेगी इन तमाम स्टेक होल्डर्स से मिलने के बाद। इसी को कहते हैं स्टेक होल्डर मैनेजमेंट या स्टेक होल्डर्स की नीड को एड्रेस करना। क्योंकि आप इन सब तमाम लोगों से जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो आपको इनकी रिक्वायरमेंट्स निकलना शुरू होती हैं और उनकी बेसिस के ऊपर आप फर्दर इन रिक्वायरमेंट्स को ड्रिल डाउन कर रहे होते हैं। उन्हीं के बेसिस पे आपके ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई होते हैं ताकि आप फर्दर ये देख सकें कि यार ये तो इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। मिसाल के तौर पे आपको आउटसाइड इनपुट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे किसी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है। पहले पैराग्राफ को मैंने अगर समराइज करना है तो वो सिंपल तौर पे ये है कि आपने जब भी रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट करनी है
तो आपने सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है वो इंफॉर्मेशन होगी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन, यानी कि वो जो भी ऑपरेशन है उसका बेसिक आइडिया कि वो करेगा क्या, तो करेगा क्या, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट की बेसिस के ऊपर आप उसको एक जगह रखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और उसमें से वो मासूमाना सवाल आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। फिर फर्दर उन मासूमाना सवालों को कस्टमर से इंटरेक्ट करके आप उसकी बेसिस के ऊपर अपनी रिक्वायरमेंट्स को डेवलप करेंगे। ये आप क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए डेवलप कर रहे हैं ताकि आप उस रिस्क को कवर कर सकें जिसके अंदर आप गलत चीज डेवलप करते हैं और बाद में पता चले कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसे चाहिए था। उसकी वजह से आपका टाइम बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा। इवेंचुअली जब आप ये काम कर रहे होते हैं तो यू आर इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, उनकी जो नीड्स होती हैं उसके हिसाब से यू आर ड्रिलिंग डाउन टू देम और उनके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स और सब चीजों को देखा जा रहा होता है और ये चेक किया जा रहा होता है कि इस पूरी चीज को रन करने के लिए आपके पास एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे। जब रिक्वायरमेंट्स आप डॉक्यूमेंट कर लेते हैं तो अगली चीज जो आपके पास आ जाती है दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटाइजेशन, डी कॉन्फ्लिक्टेड या वैलिडेट करना इसके स्टेक होल्डर्स के साथ। रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज कर किस तरह से किया जाता है? आप लोगों ने एसक्यूएल भी पढ़ा होगा, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग भी अपने पास यूनिवर्सिटी में पढ़ी है आप लोगों ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी पढ़ी है और एसडीएलसी भी पढ़ी हुई है, ठीक है। मुझे ये बताइए कि रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज कैसे किया जा सकता है? जब मैं कह रहा हूँ कि मैंने सारा ही डेवलप करना ही करना है तो मैं इसको प्रायोरिटाइज कैसे करूँ? कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग? सर प्रायोरिटीज हम इस में तरह से दो कर चीजें सकते आती हैं कि हैं। जो उसके मेन फीचर्स, हाँ बोलिए बोलिए। जो उसके मेन फीचर्स हैं पहले हम उनको प्रायोरिटी पे रख के और उनको डेवलप करें। ठीक है, मैं मिसाल देता हूँ। आपके पास 15 रिक्वायरमेंट्स निकल कर आती है, मैं मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। 15 आपके पास चीजें निकल कर आती है। आप एज अ डेवलपमेंट टीम का पार्ट है और या बिजनेस एनालिसिस टीम का पार्ट है। आपसे मैं पूछता हूँ कि यार इसमें से की रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं या मेन रिक्वायरमेंट कौन सी हैं, तो आप बोलेंगे कि यार इसमें से ये 5 रिक्वायरमेंट जो है ना ये मेन है, बाकी जो है ना वो सपोर्टिंग है, ठीक है। यही मासूमाना सवाल जब मैं उठा के अपने क्लाइंट से पूछता हूँ तो क्लाइंट मुझे ये जवाब देता है कि यार ये 10 रिक्वायरमेंट जो है ना ये मेन है। अब आपके और क्लाइंट के या स्टेक होल्डर के जो अंडरस्टैंडिंग है ना उसमें डिफरेंस आ गया। तो किसकी बेसिस पे प्रायोरिटाइज होना चाहिए? क्लाइंट की बेसिस पे प्रायोरिटाइज होना चाहिए या आपकी बेसिस पे प्रायोरिटाइज होना चाहिए? सर ये प्रायोरिटीज जो हैं ये क्लाइंट और जो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोनों मिलके ही उसकी वो करेंगे। अब इसमें जैसे प्रायोरिटी हाई, लो, मीडियम हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं। लाइक जैसे अगर हम कोई सिस्टम डेवलप कर रहे हैं तो उसका यूआई एंड उसकी बेसिक बिजनेस फंक्शनैलिटीज जो हैं वो हमारे पास इम्पोर्टेंट होती हैं ताकि हम उस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करें और उस पर वो इनिशियली जो है वो जैसे डाटा एंट्री फॉर्म्स वगैरह है इस किस्म की चीज़ें हम दे दें ताकि वो सिस्टम स्टार्ट करना शुरू करें। मीनवाइल हम जो दूसरे उसकी रिपोर्ट्स हैं या बाकी चीज़ें हैं वो हम उसकी डेवलपमेंट में काम करें। और समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर हम कोई सिस्टम बना रहे हैं और उसके साथ हम कोई थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो एक बड़ा रिस्क एरिया होता है कि ये बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो उसकी सक्सेस पे यानी वो जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की इंटरेक्शन जो उससे होनी है हमारे सॉफ्टवेयर से या जो हम उससे कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा रिस्की टास्क होता है कि वो हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे और वही फेलियर या सक्सेस का बायस बन रहा होता है तो हम उसकी ऐसी चीज़ों की प्रायोरिटी हाई कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली आपने बिल्कुल सही बताया। ये प्रायोरिटीज हमेशा सेट जो है ना ये कस्टमर और डेवलपमेंट टीम सब मिलके बैठते हैं और मिलके बैठने के बाद प्रायोरिटी सेट होती है। बिकॉज आप सिस्टम को एक डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं। आप इस एंगल से देख रहे हैं कि यार चीज को खड़ा करूंगा तो खड़ा करने के पीछे मेरे पास जो एक्शंस आएंगे उसमें मैं क्या क्या चीजें कवर कर सकता हूँ। जबकि जो क्लाइंट है वो आपके सॉफ्टवेयर को या उस नजर से नहीं देख रहा, उसके नजदीक ये चीजें बहुत डिफरेंट है, शायद आसान है। तो
इसकी एग्जांपल जो है ना बड़ी सिंपल सी है। मिसाल के तौर पे आपसे कहा जाता है कि यार एक घर बनवाना, और इस घर बनवाने में जी इसके 2 फ्लोर होंगे, इसके अंदर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 3 कमरे होंगे, किचन होगा, टीवी लाउंज होगा, गाड़ी खड़ी करने की जगह होगी, ऊपर 2 कमरे होंगे मिसाल के तौर पे। ये हम एक बड़ा सिंपल सा घर का सिनेरियो बनाने की कोशिश, ठीक है। अब होता ये है कि आप जो है जब प्रायोरिटाइजेशन की बात करेंगे तो आप बीइंग अ डेवलपर या बीइंग समबडी जो कि उस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, आपका आइडिया ये होगा कि यार भाई बेस जो है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं इसके ऊपर 2 फ्लोर्स खड़ा करने जा रहा हूँ तो ये उतना वेट बेयरिंग हो, उतना मजबूत हो कि जो है ना किसी किस्म के कोई क्रैक्स ना आए या इस तरह के कोई मामला ना। आपके लिए सीवरेज की लाइन ज्यादा मैटर कर रही होगी, बिकॉज वो आपको बेसमेंट में डालनी पड़ेगी जब आप घर बना रहे होंगे या आप घर को खड़ा कर रहे होंगे। आपके लिए सरिया मैटर कर रहा होगा, आपके लिए वो सीमेंट और बजरी मैटर कर रही होगी जो आपके कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए मैटर कर रहा है। ऑन द कंट्री अगर आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो क्लाइंट का आइडिया बड़ा डिफरेंट हो सकता है, बहुत वेग हो सकता है। गलत एग्जांपल दे रहा हूँ लेकिन फिर भी दे रहा हूँ। वो ये कि जी वो कहते हैं यार मुझे नहीं पता, मेरी जो बेगम है शी इज समबडी जो कि बहुत पर्टिकुलर है अपने किचन को लेके, तो यार इनका किचन जो है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए यार, तो पहली प्रायोरिटी तो तुम किचन ही रख लो, ठीक है। दूसरा यार हमारे यहाँ जो है ना मिलने जुलने वाले बहुत आते हैं, तो यार सेकंड प्रायोरिटी जो है ना आप रख दो ड्राइंग रूम को, हमारा जो है ना सेकंड प्रायोरिटी रख दो, ठीक है। तीसरा जी वो अच्छा खासा टाइम जो है ना वो लिविंग रूम में गुजार रहा होता है, टीवी लाउंज में गुजार रहा होता है, तो यार जी सेकंड प्रायोरिटी मेरे पास टीवी लाउंज रखो। क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से अगर आप प्रायोरिटाइजेशन करेंगे तो वो हमेशा ओवरऑल अचीव्ड गोल्स की बात कर रहा होता है कि किचन कुड बी ए वन गोल, टीवी लाउंज कुड बी अनदर गोल, ड्राइंग रूम कैन बी ए थर्ड गोल, यू नो इस तरह से वो डिफरेंट एंगल से उस चीजों को देख रहा होगा। बट फॉर यू, आपके लिए ये मैटर ज्यादा करेगा, ये चीज प्रायोरिटी ज्यादा करेगी कि इसकी बेस स्ट्रांग होनी चाहिए, इसके नीचे सेवरेज की जो लाइंस पड़ रही हैं वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, सो ऑन सो फोर्थ। सो प्रायोरिटाइजेशन हमेशा साथ बैठ के होनी चाहिए, और उसके बगैर अगर आप करेंगे तो आप एक्सपेक्टेशन एक दूसरे की मीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये तो प्रायोरिटाइजेशन वाला मामला हो गया। डी कॉन्फ्लिक्ट से क्या मुराद है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डी कॉन्फ्लिक्ट, या कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? हाउ वुड यू डिफाइन कॉन्फ्लिक्ट अंग्रेजी में? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा, किसी भी किस्म की इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मुझे ये बताइए द वर्ड कॉन्फ्लिक्ट, इससे क्या मुराद है? सर इसमें यह है कि जो आपने जो अंडरस्टैंडिंग या आपने जो रिक्वायरमेंट बनाई है और आप वो अपने क्लाइंट के साथ वो शेयर करते हैं, तो वो उसको कहता है कि नहीं इस तरीके से नहीं, आप इसको चेंज कर दें, आप इसको ऐसे करें। यानी आपकी और उसकी बातों में दोनों में जो है वो इसको कह दे तजाद आ गया ठीक है, कि वो कह रहा है कि नहीं, वो मतलब कि उसकी रिक्वायरमेंट्स आपकी जो रिक्वायरमेंट जो आपने डेवलप की हैं और उससे चेंज हो रही हैं। सही है। आपने सही बताया, कोई और इसमें ऐड करना चाहेगा? मैं कैसे तो कुछ लफ्ज तलाश कर रहा हूँ जो कि नहीं मिले मुझे। देखिए कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली, लैक ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग को भी कह सकते हैं। ठीक है, और मिसअंडरस्टैंडिंग के अंदर जब हठधर्मी आ जाती है ना कि दो पार्टीज आपस में किसी एक पॉइंट के ऊपर मुत्तफिक नहीं हो रहे, दोनों पार्टीज ने अपना अपना जो मौकफ है वो स्ट्रांगली होल्ड करके रखा हुआ, सही है। दैट इज द प्लेस, दैट इज द पॉइंट जहां पे आप कहते हैं कि जी कॉन्फ्लिक्ट आ गया। Conflict always comes when two parties are unable to resolve anything. Conflict management में इसीलिए जो है मीडिएटर का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जी वो बैठे और बैठ के इसको रिजॉल्व करे और दोनों पार्टियों में सलाह सुनवाई करवाए, सही है। सो डी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिक्वायरमेंट मींस कि जी आप रिक्वायरमेंट्स को इस तरह से डिस्कस करेंगे विद क्लाइंट कि वो और आप एक पेज पर आ जाए। किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट अगर किसी रिक्वायरमेंट में एग्जिस्ट करेगा, दैट मींस कि वो चीज इतनी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट में होगी और वहां पे कंफ्यूजन का एलिमेंट एग्जिस्ट करता रहेगा। सो
प्रायोरिटाइजेशन के बाद डीकॉन्फ्लिक्ट करने वाली बात आ जाती है। अच्छा, ये लास्ट वाला पॉइंट जो है वो आसान है, इसमें ये है कि वैलिडेट द रिक्वायरमेंट्स। तो रिक्वायरमेंट्स वैलिडेट किस तरह से होगी, कल हमने डिस्कस भी किया था, वही को रिपीट कर देते प्लीज। रिक्वायरमेंट्स को हम वैलिडेट कैसे करेंगे? सर हम रिक्वायरमेंट वैलिडेशन जैसे हमने कहा था कि पहले कल हमने उसमें एग्जांपल में देखा था कि रिक्वायरमेंट्स हमारी चेंज हो सकती हैं। लाइक अगर अगर कोई हम सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं तो वो हम यूएस की मार्केट के लिए बना रहे हैं, पाकिस्तान की मार्केट के लिए बना रहे हैं, या इस तरीके से किसी और मतलब के कंट्री के लिए, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखते हुए, वहाँ के लोगों के कल्चरल बिहेवियर को देखते हुए हमारी जो है वो रिक्वायरमेंट्स जो है वो वेरी कर सकती हैं। कि अगर हम पाकिस्तान के लिए डेवलप कर रहे हैं तो वो उसमें हो सकता है कुछ और चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट्स में कंसिडरेशन में हो, जो हम रिक्वायरमेंट्स बनाते वक्त हम जो चीज़ें कंसिडर करें। इस तरीके से मतलब कि वो अगर डिफरेंट जो है वो कंट्रीज के लिए वो वेरी कर सकती हैं। ठीक है। हमने जो कल डिस्कस किया था उसी को बात को थोड़ा सा रिपीट करूंगा। वो ये थी कि आप डिफिकल्ट सिनेरियोज को आइडेंटिफाई करते हैं और हर उस चीज को टेस्ट करते हैं रिक्वायरमेंट के फेज के अंदर कि आया जो आप चीजें सोच रहे हैं या जो चीजें आप लिख रहे हैं वो चीजें उस पर्टिकुलर सिनेरियो में भी एग्जिस्ट एज इट इज करेगी या उसमें चेंज आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन, और ये आप करते हैं ऑफ कोर्स स्टेक होल्डर्स के थ्रू। मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है आपको कि रिक्वायरमेंट्स को डेवलप करना क्या होता है, हाउ डज इट गोइंग वर्क? यस सर। ठीक है। अगली बात, मुझे एक चीज ये बताएं कि रिक्वायरमेंट्स डेवलप करते टाइम आपको क्या लगता है कि किस तरह के रिस्क्स हैं जो कि आ सकते हैं? सर एक तो जैसे कल हमने बात की थी कि हमारे पास जो पाकिस्तान में हमारे पास जो मोस्टली कंपनीज होती हैं तो एक ही बंदा बिजनेस एनालिस्ट भी होता है, वही प्रोजेक्ट मैनेजर भी होता है, वही डेवलपमेंट लीड भी होता है। तो सर एक मतलब ऐसा बंदा कि जो मतलब एक ही टाइम में डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो वो पूरी कर रहा है, तो वो उसका सोचने का अंदाज डिफरेंट हो सकता है वो जब चीज़ों को सोच रहा है कि मैं सिस्टम बनाऊंगा, तो वो उसका माइंडसेट होगा कि यार ये प्रोग्रामेटिकली ये चीज़ पॉसिबल है, ये इजी है, ये मैं इस तरीके से कर लूँ। लेकिन अगर एक हम बिजनेस एनालिस्ट को बिठाएं जो कि जिसका काम ही सिर्फ एनालिसिस और उस डोमेन का वो एक्सपर्ट होगा, तो वो अपनी बिजनेस के हवाले से चीज़ों को बताएगा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और हमें ये करनी चाहिए। और एक प्रॉपर बिजनेस एनालिस्ट होगा तो उसका उस डोमेन का नॉलेज भी अच्छा होगा, तो वो रिक्वायरमेंट्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से वो कर सकेगा। जबकि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो हमारे पास इस एंगल से सोच रहा होगा कि मैं ऐसी कोई टेक्निक यानी कि मैं इसको किसी ऐसी लैंग्वेज में करूं जो कि मेरी टीम अवेलेबल है, या ऐसी चीज़ें जो मेरी कॉस्ट को कम करें और मैं उसको कम टाइम में जल्दी जो है वो बना सकूं। तो उसका मतलब कि माइंडसेट ये होगा। तो ये हमारे पास एक रिस्क होता है कि रिक्वायरमेंट लेने के दौरान हम जो है वो इस किस्म के रिस्क हमें फेस करने पड़ सकते हैं। आप लोगों को आवाज आ रही है? जी सर। नो सर।
सर आपकी आवाज अभी आई है, काफी देर से खामोशी थी। काफी देर से बात कर रहा था, लेकिन आई डोंट नो। ये स्क्रीन चेंज हो रही है आप लोगों के पास? जी सर। जी सर, अब आ रही है। ओके, डॉक्यूमेंट्स यहाँ तक हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इस पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों के? जी सर। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास आ जाता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज के अंदर, स्टेप नंबर 2 जो है आपके पास, उसमें ये होता है कि जी आपने जो रिक्वायरमेंट्स फाइनलाइज की हैं उनको आपने लिखना है या उनको डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है, the second step focuses on the writing down the functional and performance requirement into a appropriate requirement document, जो कि initial capability document भी कहलाता है कुछ जगहों पे, capability development document भी कहलाता है, capability production document भी कहलाता है। In other words, वो आपने जो requirements पिछले फेज में डेवलप की थी वो चीजें यहाँ पे आप किसी न किसी फॉर्म में किसी न किसी डॉक्यूमेंट के अंदर लिख रहे होते हैं। Requirements must be documented in order to establish a requirement baseline to start building a system and manage any changes. Requirement can be developed using the capability development tracking या manager के जो different tools हैं उनके सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मेरा सवाल है आप लोगों से, यहाँ पे जो आपने पिछला लड़ाई झगड़ा करना था और लड़ाई झगड़ा आपने कर लिया, अब आप उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं किसी न किसी फॉर्म के अंदर, यहाँ पे किस टाइप का रिस्क है जो आप फोर्सी करते हैं? सर सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि जब हम कोई चीज़ राइट कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो वो अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं। मतलब हमने डॉक्यूमेंट बना लिया और मतलब लिख लिया है, लेकिन वो जो है उसकी मीनिंग्स हमें मतलब कुछ जो अंडरस्टैंड जिसने करना है या जो पॉइंट्स हैं उसके मीनिंग्स कुछ और निकल रहे हो, एक तो बहुत बड़ा रिस्क ये होता है। ठीक है, और और बाकी एक ये भी होता है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको सही से पेन डाउन किया है कि नहीं किया, मतलब एक्चुअल तरीके से उसको जो है हमने लिखा है नहीं। वही उसकी वही पहली बात हो गई जो मैंने आपको पहले बोली कि या तो आप सही पेन डाउन करें उसको, और अगर नहीं सही पेन डाउन होता तो उसकी मीनिंग्स अलग निकल रहे होते हैं। सर इसमें एक रिस्क ये भी हो सकता है कि सर जैसे अगर रिक्वायरमेंट्स यानी हम जब कॉन्सेप्चुअली कोई चीज़ सोच रहे होते हैं तो उसको ऑन पेपर जो है वो मतलब हमारी राइटिंग अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है, एक तो ये चीज़ रिस्क उसमें आ जाता है। यानी जो दूसरे लोग उसको पढ़ेंगे या क्लाइंट जब पढ़ेगा तो उसकी अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में वही होगी जो जैसा हम लिख रहे हैं, एक तो ये रिस्क आ जाता है। दूसरा सर ये भी आता है कि राइटिंग में फिर हम इतनी डिटेल में जैसे समटाइम्स ऐसा होता है कि हमने बटन्स की लोकेशन क्या रखनी है या कौन सी फील्ड जो है वो उसकी मतलब मुख्तलिफ जो आपके यूआई से रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो वो बहुत सी डिटेल्स जो माइनर किस्म की डिटेल्स होती हैं वो उसमें मिस हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक है, इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क और ये भी आ जाता है कि आपने लैंग्वेज क्या इस्तेमाल की है। ठीक है, ये बहुत बड़ा रिस्क होता है व्हेन यू टॉक अबाउट कि जी हमारे पास जो लैंग्वेज है वो हमने क्या इस्तेमाल की है, बिकॉज उसके अंदर होता ये है कि आप जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स को लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। आपके दिमाग में जो ख्यालात आ रहे होते हैं आप उन ख्यालात को किसी न किसी जबान में कन्वर्ट करके लिखते हैं। क्या वो सेम ख्यालात जो आपका रीडर है, जो पढ़ने वाला है, वो भी वही चीज ग्रैस्प आउट करेगा आपकी लिखाई को पढ़ने के बाद? सबसे बड़ा सवाल ये होता है। ठीक है, अमूमन जैसे शेरो शायरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, शेरो शायरी के अंदर अमूमन जो होता है वो ये होता है कि जो शायर कोई बात लिख रहा होता है, कोई बात कह रहा होता है, वो हर बंदे की उसकी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ होती है। फैज अहमद फैज की शायरी अगर आप में से किसी ने पढ़ी है
तो फैज अहमद फैज की एक ही नज़म, एक ही गजल को अगर आप पढ़ें तो आपको लगता है कि यार वो अपनी महबूब के बारे में बातें कर रहे हैं, और उसी गजल को, उसी नज़म को आप थोड़े अरसे के बाद पढ़ें, थोड़ा सा उनकी नॉलेज करके यार उनकी पर्सनैलिटी किस तरह की थी, आपको लगेगा कि यार ये तो मुल्क और कौम की बातें कर रहे हैं। ठीक है, सो इस तरह के जहाँ पे जार्गन्स आ जाते हैं या इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही होती है जहाँ पे जू मायने बातें हो रही होती हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। तो इसका सलूशन सबसे बेहतर जो है वो ये है कि जितना ज्यादा सिंपल स्टेप्स और छोटे जुमलों में बात करेंगे उतना ज्यादा आपकी बात की मल्टीपल मीनिंग्स नहीं निकलेंगी। सेकेंड इज कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी ज्यादा पिक्टोरियल इमेज होंगी, इंटरप्रिटेशंस होंगी, उतना ज्यादा आपकी डायग्राम उस और आपका जो डॉक्यूमेंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग सेम होगी और आसान होगी। तो यहाँ पे जो रिस्क है वो लैंग्वेज का रिस्क है कि आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और लैंग्वेज के बाद जो आपका राइटिंग मीडियम है और जो तरीकेकार है या जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से, ठीक है। तो उसकी बिना के ऊपर आपके पास जो डॉक्यूमेंट के में रिस्क आ सकता है वो है लैंग्वेज का रिस्क। सो मेक श्योर कि जो आप लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिंपल होगी और उसके बाद उसके अंदर चीजों को इंटरप्रेटेड करने के लिए अच्छी और बेहतर डायग्राम्स एग्जिस्ट कर रही होंगी जिसकी वजह से आप अंडरस्टैंडिंग बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, बाय द वे क्लास का ये जो हमारा सेशन है ये खत्म होने में तकरीबन 2 मिनट और 35 सेकंड रह गए। तो ये अभी भी बस घड़ी में 7:40 हो रहे हैं। आप लोगों के पास क्या टाइम हो रहा है? सर यही हो रहा है। 7:43 हो रहा है। जी सर। 7:43 हो रहा है। लेट्स हैव 20 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। 8 to 5 के ऊपर हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं स्टेप नंबर 3 के ऊपर, जहाँ पे हम कंप्लीटनेस के ऊपर बात करेंगे। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, हम 8 to 5 पे दोबारा मिल रहे हैं। सर एक क्वेश्चन पूछा था पिछली वाली स्लाइड से। जी सर ये डीओडी क्या है? डीओडी प्रोग्राम? देखिए, ये आपके पास जो है ना डिफरेंट टूल्स हैं। जैसे आप अगर पीएमपी की बात करते हैं ना, तो पीएमपी के अंदर मैंने आपसे कल भी अर्ज किया था कि हमारे पास मल्टीपल टूल्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह से आपके पास यूरोपियन एक स्टैंडर्ड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, और एक टूल है जिसको कहते हैं प्राइमावेरा। ठीक है? ठीक है। प्राइमावेरा के अंदर डिफरेंट टूल्स एग्जिस्ट करते हैं। ये डीओडी होता है बेसिकली, ये डेवलपमेंट ऑफ डोमेन के तौर पे एग्जिस्ट किया जाता है कि आप किस तरीके से अपनी जो वो है ना रिक्वायरमेंट्स, उसको आप किस तरह से डेवलप कर रहे हैं। तो उसका टूल्स एग्जिस्ट करते हैं, उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स एग्जिस्ट करते हैं। इसको आप गूगल करेंगे तो आपको और बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, ये मैंने मतलब ये टूल हम यूज करेंगे CGTM फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम्स। बिल्कुल। ये देखिए, ये जो यहाँ पे चीजें मेंशन हुई हुई हैं, ये एक बिग एक किताब है, उसके सिनॉप्सिस है जो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किए हुए थे। ठीक है, उसका जो पीडीएफ वगैरह है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, आप चाहें तो उसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे जो मेंशन की हुई है चीजें, ये मैंने बुक से निकाल के। जी सर। ठीक है, तो हम 8:05 पे दोबारा से मुलाकात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। अफान भाई। जी सिराज सर।